जो बेटा हम ये 7th क्लास का 7 ही लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यानी जनजातियाँ किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती हैं और खानाबदोश लोग कौन होते हैं और जैसे जैसे लोगों ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू किया और नए समुदाय बनाए उनके बारे में यानी हम ये लेसन पढ़ेंगे। तो जैसे अध्याय आपने इसमें लिखा है कि 2, 3 और 4 में आपने पढ़ा भी था कि किस प्रकार से राज्यों का भी उत्थान हुआ है। राज्यों का उत्थान का अर्थ होता है एक नया राज्य उभर कर सामने आना, और कई ऐसे भी राज्य थे जिनका पतन हो गया है यानी समाप्त हो गए थे। तो इस उठा पटक का अर्थ भी यही होता है कि कुछ राज्यों का विकास होना यानी नए बनना और कुछ का खत्म होना यानी कि पतन होना, तो इसको बोलते हैं उठा पटक। तो इन ऐसे होने के कारण इसके बीच में यानी ये जो कभी किसी राज्य का उत्थान होना कभी पतन होना, इस समय के बीच में कलाओं का, दस्तकारियों का और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर और गांव में फल फूल रही थी। कलाएं जैसे आप जानते हैं कलाओं के माध्यम से जैसे चित्रकारी वगैरह होती है, दस्तकारी भी हाथ से बनी हुई ऐसी ही होती है। और उत्पादक आपको पता है कि जैसे फसल उगाने के लिए यानी नई नई किस्में नए नए तरीके ढूंढना, उसमें प्रोग्रेस करना। तो इस तरह से यानी अनेक गांव फल फूले का अर्थ भी यही होता है कि अनेक नई नई चीज़ों में बदलाव आया और नई नई चीज़ें सामने आती गई। तो एक लंबे अंतराल यानी बहुत लंबे समय में कई महत्वपूर्ण जैसे राजनीति से संबंधित, सामाजिक समाज से संबंधित और आर्थिक यानी धन से संबंधित परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, यानी समाज में जो परिवर्तन हुए रहने सहने के तरीके से या भाई समाज में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जितने भी परिवर्तन हुए तो वे सभी एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। यानी कहने का अर्थ यही है कि सामाजिक रूप से जो परिवर्तन हुए बेटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यही हमने समझना है बेटा, कि जैसे जनजातियों में क्या परिवर्तन हुआ, खानाबदोश में क्या हुआ और एक जगह पर रहने वाले जो सामुदायिक थे उनमें कैसे परिवर्तन हुआ, यही हमने इस लेसन में जानना है। तो इस उपमहाद्वीप का अर्थ क्या है कि भारत के एक बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार, वर्ण का अर्थ बेटा यहाँ पर जाति है, तो इस उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। यानी पहले ही हमारे समाज को 4 मुख्य भागों में यानी जातियों के आधार पर बांटा गया था और ब्राह्मणों द्वारा दिए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने यानी ब्राह्मण को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया था या उच्च वर्ण में रखा गया था। और जो भी ब्राह्मण डिसीजन नियम बनाते थे हर राजा उसको अच्छे ढंग से स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को उच्च कोटि का माना जाता था। इसमें ऊंच और नीच और अमीर और गरीब के बीच यही होता है बेटा, जब जाति के आधार पर ऊंच नीच और समाज में अमीर और गरीब के बीच जो अंतर होता है ना, उसे ही कहते हैं हम सामाजिक अंतर। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। यानी दिल्ली में जब सुल्तानों का शासन था उस समय में जो जाति के आधार पर समाज बटा हुआ था ये ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा जटिल यानी मुश्किल था। अब है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, यानी जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि ब्राह्मण जैसे नियम बनाते थे, जैसे जिस जाति के बारे में जो भी डिसीजन लेते थे, जैसे जो नियम बनाते थे, कर्मकांड वगैरह को नहीं मानते, कर्मकांड वगैरह के बारे में बताते थे या उनको मानने से इनकार करते थे। और नए वो कई असमान वर्णों में भी विभाजित थे, यानी समाज को भी कई जातियों में बांट देते थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप दोबारा भी याद कर सकते हैं कि जनजातीय समाज क्या होता है।
कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। कौन? जनजातीय समाज। और न ही वे कई असमान क्या यानी वे कई असमान यानी श्रेणियों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय यानी जो कोई कर्मकांड या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों वगैरह को नहीं मानते थे, उनको ही जनजातीय समाज कहा जाता है। मेन आपने ये याद रखना है। और प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के यानी जैसे अपने रिश्तेदारों से संबंध वगैरह इससे जुड़े होते थे। कई जनजातीय खेती से अपना जीविकोपार्जन था, अपनी आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कुछ जनजातीय लोग थे बेटा जो शिकार करते थे, शिकार संग्राहक थे और पशु पालकर अपना गुजारा करते थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातीय खानाबदोश भी थी। अब ये भी आपने याद रखना है। जनजातीय तो जैसे आपने पढ़ा ऊपर कि भाई वो समाज होता है जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम या कर्मकांडों को नहीं मानता, उसको जनजातीय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे खानाबदोश क्या थी? खानाबदोश बेटा वे जातियाँ थी जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर यानी घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाह होता है बेटा जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, नियंत्रण रखते थे। और वे खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली और वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। दुर्गम का बेटा जहाँ पर बहुत कम आया जाया जाता है। कभी कभी जातियां कभी कभी जातीय विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली यानी जब जातियों को बांट दिया जाता था ऊंच नीच के आधार पर, तो अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव यानी आपस में मतभेद हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को यानी अपनी संस्कृति को बचाया। लेकिन जातीय आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे और टकराव और निर्भरता इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो कल की हमारी बेटा हेडिंग ये होगी जनजातीय लोग कौन थे, ये हम पढ़ेंगे बेटा कल। थैंक यू बेटा।